आर्थिक समृद्धि किस सब्जेक्ट का? तो तुमने एक हफ्ते क्लास नहीं की कैसे? क्लास तो तुमने की है बराबर। चलो ठीक है, डाल देंगे वीडियो ग्रुप में। कोई बात नहीं, वो वीडियो डाल देंगे उसमें, ग्रुप में। हम्म। मुझे डेट बता देना, डेट। लेक्चर बता देना कि हिस्ट्री में कौन सा लेक्चर है, और इसमें तो दूसरे चैप्टर से मैं कर ही रहा हूँ ये स्टार्ट। राम राम। प्रणाम भाई। हाँ हाँ, प्रणाम हो गई। देखो ये चैप्टर आपके पास बावले होगा कैसे? आर्थिक सम हाँ, परिणाम हो गई। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। तो देखो आर्थिक समृद्धि क्या लिखा, ये नहीं समझा रहे हैं, समझा। अभी तुम्हें यही नहीं पता लिखाना है कि समझाना है तुम लोगों का। नोटबुक खोल के भी देखो कि नहीं? अभी तुम्हें यही नहीं पता कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल आज समझाना है। आर्थिक समृद्धि एवं, हाँ, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है आपके पास? देखो दोनों, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों आपके पास अवधारणाएं लगभग समान है, लेकिन इकोनॉमिक, मान लो अगर ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आर्थिक विकास जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड एरिया है। तो ये मान लो आपके पास आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, ठीक है नहीं? तो ये थोड़ा बड़ा एरिया है, इसमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए आप इन्हें थोड़ा सा समझिए। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? कोई भी देश होता है, उसकी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन में जो भी वार्षिक वृद्धि हो रही है, यानी कोई भी देश है उसमें जो अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवाएं हैं, उसमें जो वृद्धि हो रही है, उसे कहते हैं इकोनॉमिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी किसी भी देश के उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है नहीं? इसलिए इसे सकल घरेलू उत्पाद, यानी किसी भी देश का जीडीपी है, या उस देश की राष्ट्रीय आय है, या प्रति व्यक्ति आय है, इस रूप में देखते हैं। अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो इसका मतलब वो देश इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। अगर किसी देश में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो वो देश इकोनॉमी रूप से डेवलपमेंट कर रहा है, या जिसे हम जीडीपी कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? बताना भाई, क्या होता है इस सकल घरेलू उत्पाद? क्यों भाई? अरे पता है कुछ नहीं? सिम्पी, तुम्हें पता है कुछ? हम न जाए किसी को भी आवाज़। अरे आवाज़ जा रही। मैं कह रहा हूँ सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, पता है? कुछ बताए थे और तुम्हारा काम हो ये खत्म, है ना? ये इसमें ये था, इसका मतलब तुम लोग रिवीजन करते नहीं हो बिल्कुल भी। अरे तुमसे बताया ना कि एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य।
अरे ये भैया, निवासी और गैर निवासियों की इनकम को ना कहते। किसी भी वित्तीय वर्ष के अंदर अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य जो होता है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। उसमें निवासी भी आते हैं शामिल, और मतलब गैर निवासी भी आते हैं। तो ये आपके पास ये जो जीडीपी है, जीडीपी आपका है, और जो राष्ट्रीय आय है या प्रति व्यक्ति आय है, अगर उनमें वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब वो देश इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। तो अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को समझें तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, किसी भी देश के जो अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवाएं हैं उनमें जो वृद्धि हो रही है, या किसी भी देश की मतलब उस अंतिम रूप से उत्पादन जो हो रहा है उसमें जो वृद्धि हो रही, वास्तविक वृद्धि, उसी को ग्रोथ कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को मापा किससे जाता है, जीडीपी के माध्यम से मापा जाता है। जीडीपी बढ़ रहा है कि घट रहा है उससे पता चलता है। अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। उस देश की राष्ट्रीय आय आपके पास बढ़ रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो ये इसके मापने के सूचक हैं एक प्रकार से, या प्रक्रिया है। तो ये केवल ये बताती है कि मात्रात्मक परिवर्तन को बताती है कि किसी भी देश के उत्पादन में कमी हो रही है या ज़्यादा हो रही, मतलब बढ़ रहा है। ठीक है नहीं। तो आर्थिक समृद्धि जो है सकल घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय, इसमें वृद्धि पर प्रकाश डालती है कि अगर किसी भी देश की जीडीपी बढ़ रही है या किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो हम कह देंगे कि वो देश जो है वो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, आर्थिक समृद्धि हो रही है। समझ में आया। तो ये अल्पकालीन प्रक्रिया होती है। अल्पकालीन का मतलब थोड़े टाइम के लिए, जो एक निश्चित शब्द मतलब समय अवधि के लिए होने वाला परिवर्तन है। ये एक वित्तीय वर्ष में हम जो इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो एक निश्चित टाइम में करते हैं। तो एक ये अल्पकालीन प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि लगातार बढ़ती रहेगी। ठीक है नहीं। तो एक निश्चित पार्टिकुलर टाइम में इसकी माप होती है। बताइए यहाँ से किसी को कोई डाउट हो इकोनॉमिक समृद्धि में तो जाने इकोनॉमिक समृद्धि क्या है। यानी कोई अगर व्यक्ति ये है तो मान लो कोई देश है तो उसमें उसके जो अंतिम रूप से उत्पादित और वस्तु सेवाओं का जो उत्पादन है उसमें जो भी वृद्धि हो रही है वही इकोनॉमिक वृद्धि है। तो अगर पता क्या चलता है ये देश इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है कि नहीं, हम उस देश की जीडीपी देखेंगे, उस देश में जो रहने वाले लोग हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय देखेंगे। अगर ये बढ़ रही हैं तो ये कह देंगे हम कि हाँ भाई देश की में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है नहीं। और ये एक निश्चित समय के दौरान चीज़ें देखी जाती हैं, इसलिए ये अल्पकालीन होती है। बताइए किसी कोई डाउट। समझे क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। ये थोड़ा ब्रॉड लेवल होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास जिसे हम कहते हैं, ये क्या होता है, जैसे इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं, यानी कि लोगों की आय कितनी है, यानी कि इसमें विकास में आय, लोगों की बचत कितनी है, लोग कितना निवेश कर रहे हैं, यानी कि फैक्ट्री लगा रहे हैं या कोई भी काम धंधा शुरू कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में परिवर्तन देखा जाता है। उसके साथ सामाजिक परिवर्तन देखा जाता है। शिक्षा का स्तर कितना है समाज में, लोग कितने जो है आर्थिक रूप से मतलब आर्थिक प्रणाली का हिस्सा हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। ठीक है नहीं। कितने लोग जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं ले पा रहे हैं। तो यानी कि सारी चीज़ों को इसमें देखा जाता है। इसमें केवल ऐसा नहीं कि लोगों की आय बढ़ रही है तो विकास हो रहा है। हो सकता है कि आय तो बढ़ रही है, मान लो 100 रुपये आय तो है, लेकिन आलू है 500 रुपये किलो, तो वो व्यक्ति क्या आलू खरीद पाएगा। ठीक है नहीं खरीद पाएगा। तो इसमें क्या है, आर्थिक विकास में हम ये देखते हैं कि किसी भी देश में आय बढ़ने के साथ साथ या उस देश की जीडीपी बढ़ने के साथ साथ ये चीज़ें भी हम देखते हैं कि ये जो वृद्धि हो रही है, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है, या किसी भी देश का जीडीपी बढ़ रहा है, या वहाँ राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, या किसी लोगों की आय बढ़ रही है, क्या वो वास्तव में इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है उसका लाभ सब लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा। क्या सभी लोगों की आय बढ़ पा रही है, या क्या सभी लोग बचत कर पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं पैसा। पता लगा कि सैलरी तो 50,000 है,
लेकिन महंगाई इतनी है कि बचते नहीं 2000 भी। तो फिर आप क्या काम करोगे, ये तो कहोगे कि देखो भारत काफ़ी उन्नतिशील देश है क्योंकि वहाँ टीचर की सैलरी भी 50,000 रुपये है। लेकिन अब बचत पर डिपेंड करें ना, बचा कितना रहा, पता चला 40 में से वो 48 खर्च कर देता है हर महीने, 2000 बचाता है। और वहीं पाकिस्तान है, वहाँ सैलरी है टीचर की 30,000 रुपये, लेकिन वहाँ महंगाई नहीं है, टीचर जो है 15,000 रुपये खर्च करता है, 15,000 रुपये बचा लेता है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कि लोगों की बचत कितनी है, लोग अपने ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, लोग अपनी शिक्षा पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है नहीं। और इकोनॉमिक जो प्रणाली है, सिस्टम है, उसमें लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कितने लोगों के अंदर क्षमता है निवेश करने की। बदला लोगों के खर्चे इतने हैं, लोग बचत ही नहीं कर पाते, तो निवेश क्या करेंगे। निवेश का मतलब स्टॉक एक्सचेंज में कितना शेयर खरीद पा रहे हैं, या फिर आपके पास कितना उद्योग लगा पा रहे हैं, कोई दुकान खोल पा रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो देखी जाती हैं, ये देखी जाती हैं आर्थिक विकास के अंदर। क्योंकि कोई भी देश इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर सकता है, लेकिन वहाँ आर्थिक विकास होगा ये ज़रूरी नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ का अगला जो क्रम है वो आर्थिक विकास है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कोई भी देश जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है तो उसके अंदर आर्थिक विकास होगा ही ज़रूरी, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी भी देश के अंदर अगर आर्थिक विकास हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं वो देश जो है वो ग्रोथ है उसमें। ना रही बात नहीं, तो कोई भी देश ऐसा हो सकता है कि उसकी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा बढ़ सकती है, उसकी जीडीपी बढ़ सकती है, और हो सकता है कि वहाँ रोजगार ना हो। जैसे भारत में ये कहा जा रहा है, भारत में जो डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये रोजगार विहीन ग्रोथ है। मतलब वस्तुओं का उत्पादन तो बढ़ रहा है, वस्तुओं का, इकोनॉमी का साइज तो बढ़ रहा है, लेकिन लोगों के पास रोजगार नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो जितनी वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं, अडानी और अंबानी उत्पादन कर रहे हों और लोग नहीं कर पा रहे हों, तो पैसा इनके पास ही ज़्यादा संकेंद्रित हो रहा हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो देश की जीडीपी में अगर मान लो 100 वो बनाते हो आप मार्कर, तो 100 मार्कर में ऐसा होता है, अब आपको लग तो रहा है कि 100 मार्कर बनना है भाई, इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ऐसा भी तो हो सकता है इन 100 मार्कर में से 90 मार्कर जो है अडानी की कंपनी बना रही हो अकेले, और बाकी और लोगों को कुछ मौका नहीं मिल रहा हो मार्कर बनाने का। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ जाएगी, 100 हो गए, लेकिन क्या वो जो 100 मार्कर बने उनसे जो लाभ हुआ, क्या वो सब लोगों तक पहुंचा। वो पता चला एक ही व्यक्ति को लाभ कर दिया उसने। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो वास्तव में लोगों तक जा रही है कि नहीं जा रही। पता चला इकोनॉमिक ग्रोथ तो खूब हो रही है, लोगों के पास रोजगार ही नहीं है। आज आप देख लो, थोड़ी सी भी छोटी सी नौकरी निकाल लो, 10 लोगों की लाइन लग जाती है। क्योंकि भारत में जो इस समय ग्रोथ है वो रोजगार विहीन ग्रोथ है। उस लेवल पर आपके पास ग्रोथ नहीं है कि सब लोगों को रोजगार दिया जा सके, और भीड़ खूब इकट्ठी हो रही है पढ़ी लिखी। तो यहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कई सारे सामाजिक क्षेत्र देखा जाता है। लोग शिक्षा को कितना ले पा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं कितना ले पा रहे हैं, ठीक है नहीं। और क्योंकि गरीबी जो होती है कई प्रकार की होती है, बहुआयामी गरीबी होती है। लोग अपनी आधारभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ये सारी चीज़ें देखते हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ये ब्रॉड एरिया होता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है नहीं। तो आर्थिक विकास में आप आय देखते हो, बचत देखते हो, निवेश देखते हो, लोगों की निवेश करने की कितनी क्षमता है। अब मान लो सपोज करो, मतलब सिंपी का ले लेते हैं एग्जाम्पल। अब सिंपी रहती हैं बाहर, ठीक है नहीं। अब सही ठीक बात है, ये बाहर रहती हैं तो लग रहा है कि ग्रोथ हो रही है, ठीक है नहीं। अगर इनके गांव में पूछोगे जाके तो इनके गांव वाले कहेंगे कि देखो जो है हमारे मतलब सोनू जो है बाहर रहते हैं, तो यानी कि गांव में नहीं रहते, इसका मतलब बाहर रहते हैं तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। अब वो शहर मतलब गांव से कस्बे में आ गए। अब पता चला कि सिंपी बाहर तो रह रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी बचत नहीं हो पा रही कि वो अपना बस घर का खर्चा पानी चला पा रहे हैं, लेकिन इतना नहीं बचा पा रहे जो अपनी बच्ची को अच्छी एजुकेशन दे सकें,
जो अपनी बच्ची को अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकें, या जो अपने ऊपर अपने लिए लैपटॉप ले सकें, या जो अपने लिए अन्य साधन ले सकें, इतनी इनकम उनकी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, क्योंकि इनकी आय तो बढ़ी, लेकिन क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कि नहीं है? क्या ये सारी चीज़ों को, स्वास्थ्य, शिक्षा और मतलब और अन्य जो साधन हैं व्यक्तित्व के विकास के लिए, क्या उन्हें ये ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे? जब हम उन पर चर्चा करेंगे तो हम करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात। और जब हम केवल इस बात पर चर्चा करेंगे कि इनकी आय बढ़ गई है इसलिए बाहर जाकर रह रहे हैं, तो वो हो जाएगी इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ में आ रही बात नहीं? क्लियर हुआ? ये जो अर्थव्यवस्था के सामाजिक आर्थिक ढांचे में प्रगतिशील परिवर्तन शामिल होते हैं। जब इकोनॉमी विकास होता है तो वहाँ प्रगतिशील परिवर्तन क्या है कि गरीब लोग भी अच्छी एजुकेशन ले पाते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवा ले पाते हैं, ये सारी चीज़। ठीक है, सिंपी भाई तुम भी मत कहने लगना कि सर तुमने मुझे ऐसा कह दिया तो अब हम भी जाएंगे छोड़ के। तुमने कही कैसे हमारी बात को, हमारे घर के परिवार की बात को, ठीक है नहीं? हाँ, तो हम भी जाएंगे छोड़ के, हम भी तुम्हारे पैसे नहीं देंगे बिल्कुल। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या होता है, संस्थागत और प्रौद्योगिकी, ये जो परिवर्तन है आपके पास, यहाँ सामाजिक आर्थिक परिवर्तन शामिल होते हैं इसमें। यानी कि संस्थागत मतलब आपके पास संस्थागत का मतलब ग्राउंड लेवल पर क्या परिवर्तन हो रहे हैं लोगों के जीवन में, लोगों का तकनीकी विकास कितना हो रहा है। पता चला कि फैक्ट्रियाँ तो लगी हुई हैं मोबाइल की, मोबाइल उत्पादन की, उत्पादन तो हो रहा है मोबाइलों का खूब, मतलब अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी उत्पादन तो कर रहे हैं। पता चला 1 लाख मोबाइल बना दिए भारत के अंदर। अब 1 लाख मोबाइल तो बना दिए तो देश की जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन पता चला 1 लाख मोबाइलों में से 99% मोबाइल कहाँ जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं बिकने के लिए, एक्सपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ के लोग खरीद ही नहीं पा रहे उन्हें मोबाइलों को। तो क्या ये जीडीपी तो बढ़ा दी इसने देश की, या क्योंकि प्रोडक्शन भारत में हुआ है, लेकिन क्या लोग जो है इसे खरीदने की क्षमता है लोगों में? लोगों में क्षमता नहीं है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है नहीं? तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो किसी भी देश की बढ़ सकती है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संस्थागत प्रौद्योगिकी की सारा विकास होता है। ठीक है, तो आर्थिक विकास जो होता है उसका संबंध किन किन बातों से होता है? आर्थिक विकास का संबंध होता है मानव पूंजी में वृद्धि। अब मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी यही है कि आप जो मुझसे पढ़ रहे हो, ये आप मानव पूंजी का ही तो विकास हो रहा है। भाई जब आप यूपीएससी की तैयारी नहीं करते थे तो आप एक सिंपल व्यक्ति थे, लेकिन जब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो आपका दिमाग खुलता है। आपने तैयारी कर ली तो हो सकता है कि मुझसे तैयारी करने के बाद अधिकारी बन जाओ आप एक, तो और बड़ी मानव पूंजी बन जाओ, आपका ट्रेनिंग हो, सब कुछ हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप पढ़ाने लगो तो भी आप बहुत सारे लोगों को ट्रेन करोगे। ठीक है नहीं? तो आप मानव पूंजी बने तभी तो ट्रेन करोगे दूसरे लोगों को। तो आर्थिक विकास में क्या होता है, मानव पूंजी में वृद्धि होती है। अब मान लो सपोज करो कि लोगों के पास पैसा है, जब तो बीटेक में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाएंगे, और जब बीटेक में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाएंगे तभी तो वो अच्छी टेक्निकल नॉलेज लेंगे। तो आर्थिक विकास में क्या होता है, मानव पूंजी में वृद्धि होती है, यानी कि लोगों का टेक्निकल और शैक्षिक, स्वास्थ्य, ये सब में सुधार होता है। असमानता में कमी आती है। जब लोगों की आय बढ़ती है तो थोड़ा सा गरीबी अमीरी में थोड़ा सा कमी आती है। गाँव में आपने देखा होगा कि एक घर ज़्यादा मालदार है, दूसरा कम है, क्योंकि उसके पास आर्थिक साधन ज़्यादा हैं। तो लेकिन जब विकास होगा, मान लो उसे किसी व्यक्ति को अच्छी मजदूरी मिलेगी, पहला उसे 300 रुपये मिलते थे, अब मान लो उसे 500 रुपये मिलेंगे तो 200 रुपये उसके बढ़ जाएंगे। तो पहला उसके बच्चे जाते थे सरकारी स्कूल में जहाँ पढ़ाई नहीं होती, लेकिन अब वो अपने बच्चों को मोंटेसरी में भेजेगा जब 200 रुपये एक्स्ट्रा कमाएगा। तो उसके बच्चे जो मतलब वो तो अनपढ़ है व्यक्ति, लेकिन मजदूरी कर रहा है, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ा लेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा तो उसके बच्चे इतना पढ़ जाएंगे, हो सकता है कोई बच्चा सरकारी नौकरी पर लग जाए, तो उसके घर का विकास हो जाएगा।
तो आर्थिक विकास में इन चीज़ों को देखा जाता है। तो गरीबी कैसे कम होती है कि पहला 300 कमा रहा था, अब अच्छी मजदूरी मिल रही 500 कमा रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, पहले वो क्या काम करता था, इतना गरीब था उसके पास कंबल भी नहीं था जाड़ों में ओढ़ने के लिए, लेकिन अब वो कंबल ले आया 200 रुपये जोड़ के, तो उसका भी डेवलपमेंट हो गया, थोड़ा गरीबी मेरी कम भी हो गई। यह जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। जहाँ किसी भी देश का जो भी आर्थिक विकास होता है, वहाँ पर उस देश की जनसंख्या का क्या होता है, उसकी जो गुणवत्ता होती है, जीने का जो मतलब एक प्रकार की क्वालिटी होती है, उसमें सुधार होता है। यह मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन लाता है। यानी कि ये तो बताता ही है आर्थिक विकास में कि आपके पास देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, इतने % बढ़ गई या नहीं, या वस्तुओं का उत्पादन इतना हुआ, लेकिन उसके साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। लोगों के जीवन के विकास से संबंधित चीज़ें भी देखी जाती हैं। लोगों की विभिन्न मतलब जैसे शैक्षिक शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन तक पहुंच भी देखी जाती है। ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ में केवल मात्रात्मक चीज़ें काउंट होती हैं, इसमें गुणात्मक भी काउंट होती है। यह एक व्यापक अवधारणा होती है जो दीर्घकालीन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आर्थिक विकास रुक जाता है, ये लंबे समय तक चलता रहता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ एक निश्चित समय के अंदर है, एक वित्तीय वर्ष के अंदर चीज़ों को देखा जाता है, लेकिन आर्थिक विकास लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, यह एक निर्देशित प्रक्रिया है, यानी कि सरकारें आती हैं और लोगों के जीवन को सुधारने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाती हैं, तरह तरह के कार्यक्रम लाती हैं। तो ये दीर्घ लेवल पर आपके पास निर्देशित प्रक्रिया है। आया समझ में सब लोगों के? अब आता है कि आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक ग्रोथ में और वहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो प्रभावित होते हैं। तो देखो, पहला तो होता है प्राकृतिक संसाधन। अगर मान लो किसी भी देश के अंदर भूमि ज़्यादा है, खनिज ज़्यादा हैं, जब खनिज ज़्यादा होंगे तो अच्छे से उनका निष्कर्षण होगा, तो देश में लोहो अयस्क होगा तो लोहा बनेगा, लोहा बनेगा तो कारखाने लगेंगे, मशीनीकरण होगा उस देश का। याद करो, वो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था, नहीं लिखवाया था मार्क्स का, कि जिस देश में लोहा होता है तो देश के विकास को कोई नहीं रोक सकता। लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? तो जिस देश में खनिज ज़्यादा होंगे तो वहाँ खनिजों का अच्छे से यूज होगा। जलवायु जिस देश की अच्छी होगी, कृषि योग्य होगी, तो वहाँ कृषि का उत्पादन अच्छा होगा। पानी की उपलब्धता, जिस देश में पानी अच्छे से उपलब्ध होगा तो वहाँ खेती की प्रक्रिया ज़्यादा होगी, अच्छी होगी। हमारे यहाँ खेती प्रधान देश हैं हम, क्योंकि हमारे पानी की ठीक ठाक उपलब्धता है। आप देखते होंगे छोटे मोटे मतलब गाँवों में भी लोग पानी को ऐसा उंधाते हैं, समरसेबल करवा लेते हैं और लगातार कई घंटे तक वो चलता ही रहता है। ऐसी कितनी उपलब्धता पानी की है, लोगों को समझ में नहीं आता कि ये पानी जो है वो ख़त्म होने वाला संसाधन है, एक बार ख़त्म हो जाएगा फिर दोबारा रिचार्ज मुश्किल सा होता है, और जब लगातार हम इसका दोहन करेंगे तो ख़त्म हो ही जाएगा, क्योंकि उस लेवल पर रिचार्ज नहीं हो पाता जिस लेवल पर उसका दोहन हो पाता है। तो अगर किसी भी देश में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं तो वो देश ऑटोमेटिक ही क्या होगा, प्रगतिशील देश होगा, ऑटोमेटिक ही वो उन्नति करेगा। वहाँ भूमि होगी तो कारखाने लगेंगे, वहाँ भूमि होगी तो खेती होगी, खनिज होंगे तो खनिजों का उत्पादन होगा, मार्केट में बेचेंगे भी, और हमारे यहाँ बड़े बड़े जो कारखाने भी लगेंगे। जलवायु अच्छी होगी तो बहुत सारी तरह की मतलब आपके पास फसलें उगाई जा सकती हैं। पानी की उपलब्धता होगी तो कृषि अच्छी होगी। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो वहाँ क्या होगा, लोग अच्छे से, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, और लोगों की आमदनी बढ़ेगी, सरकार का टैक्स भी बढ़ेगा। तो सरकार गरीबी को कम करने के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन पर अच्छे से पैसे खर्च करेगी, तो लोग जो है गरीबी से बाहर निकलेंगे, और उससे क्या होगा, असमानता कम होगी। तो किसी भी देश में आर्थिक, अब जब लोगों के पास पैसा होगा तभी तो वो निवेश करेंगे, तभी तो कहीं फैक्ट्री खोलेंगे, या तभी तो कोई व्यापार करेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं आपके पास। कि किसी भी देश के अंदर प्राकृतिक अगर संसाधन हैं, कोयले की खदान है, लोहे की खदान है, सोने की खदान है, हीरे की खदान है,
और भी बहुत सारी चीज़ें। जिस देश में खूब सारा क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल भी ऐसा होना चाहिए कृषि योग्य, ऐसा नहीं बर्फ़ ही बर्फ़ हो, जलवायु अच्छी है वहाँ की, पानी की उपलब्धता अच्छी है, तो उस देश में क्या होगा, ऑटोमेटिक ही जो है औद्योगिकरण भी होगा और व्यापक लेवल पर कृषि भी होगी, तो जिससे लोगों की जो आय का स्तर है वो बढ़ जाएगा। तो फिर लोग अपनी शिक्षा पर अच्छा खर्च करेंगे, स्वास्थ्य पर अच्छा खर्च करेंगे, अपनी जो है जो उनकी भौतिक ज़रूरतें हैं उन पर अच्छा खर्च करेंगे, कृषि पर अच्छा खर्च करेंगे, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, व्यापार करेंगे, तो उससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो घूम जाएगा। जब अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा तो आर्थिक समृद्धि होगी, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो सरकार को टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा, तो सरकार फिर गरीबों के लिए योजना चलाती है, प्रधानमंत्री धन जन योजना, किसानों को जो 2-2 हज़ार रुपये दे रही है सरकार, ऐसे कार्यक्रम चलाएगी तो लोगों की आय भी बढ़ेगी। समझ में आ रही प्राकृतिक संसाधन कितने ज़रूरी हैं किसी भी देश के विकास के लिए। उसके बाद आता है पूंजी का निर्माण। पूंजी का निर्माण का मतलब लोगों की बचत बढ़ाना। जिस देश में लोगों की बचत अच्छी होगी तो उस देश में लोगों के पास पूंजी अच्छे से एकत्रित होगी। मान लो आप 15,000 रुपये कमाते हो और 8,000 रुपये उसमें खर्च कर देते हो, 7,000 आपके पास बच जाते हैं। अब इन 7,000 रुपयों को आप क्या काम करोगे, कहीं निवेश कर दोगे। निवेश का मतलब आपने एक छोटा सा इन 7,000 रुपये से दुकान खोल ली और वहाँ पर अपने छोटे भाई को बैठा दिया। अब छोटे भाई वो दुकान को संभाल रहा है, ठीक है नहीं, या आपने इन 7,000 रुपये से छोटी पुरानी और पैसे डालकर एक कार ले ली, अब वो कार किराए पर उठ रही है, तो आपको तो सैलरी मिल ही रही है 15,000 रुपये, आप यहाँ से कार से ही पैसे कमा रहे हो, तो यहाँ से फिर बचत शुरू हो जाएगी। तो पूंजी का निर्माण हो गया, क्योंकि जब लोगों के पास बचत होती है, लोगों के पास पूंजी होती है, तभी तो वो इन्वेस्ट करते हैं। आज आप देख रहे हो अडानी अंबानी ये क्यों नई नई कंपनियां खोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास पूंजी है। आप क्यों नहीं खोल रहे नई नई कंपनियां, क्योंकि आपके पास पूंजी नहीं है। तो पूंजी का निर्माण करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर पूंजी है, जिस देश में पूंजी होती है लोगों के पास, तो वहाँ लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा व्यापार वहाँ बढ़ता है। जिस देश की सरकार पर ज़्यादा पैसे हैं तो वो देश की सरकार अपने नागरिकों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं डेवलप करती है। आज अमेरिका अमेरिका क्यों है, क्योंकि वहाँ पर उनकी सरकार के, वहाँ पर उनके लोगों के पास पैसे हैं और वो जिस देश में चाहते हैं वहाँ इन्वेस्ट कर लेते हैं और लाभ कमा लेते हैं। भाई आप ये बताइए, आज आप गरीब क्यों हो? आज आप गरीब इसलिए हो या आपके पास संसाधन कम इसलिए हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं। अगर मान लो आपके पास पैसे हों तो आप भी कह दोगे कि सरकार का जो टेंडर निकलेगा तो आप एकदम टेंडर फॉर्म भर दोगे, आप कह दोगे कि भाई ये जो हाईवे बनना है लखनऊ से लेकर बिहार तक, इस हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट मैं लूँगा, मैं बनवाऊँगा। फॉर्म जमा कर दोगे, हाईवे बनवाओगे और उसमें जो पैसा कमेगा आप पैसा लोगे। लेकिन जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो हाईवे कहाँ से, ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से लोगे? भाई आपके पास पैसे होते तो आप भी दिल्ली में आते, दिल्ली में 1.25 लाख रुपए कोचिंग में जमा करते, कोचिंग करते आराम से, यहाँ पे दिन रात पढ़ाई करते। लेकिन जब हमारे पास संसाधन नहीं है तो हमें घर पर ही रह कर पढ़ाई करनी पड़ रही है, और घर की चाय चूमई जो है पढ़ाई करनी पड़ रही है। बोले यहाँ को आ, यहाँ को आ, अरे वहाँ को आ, अभी वहाँ चला जा, अभी यहाँ चला जा, सारी चीज़ें। समझ में आ रही बात? तो पूंजी का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, यानी बचत होनी बहुत ज़रूरी है। जिस देश में लोगों की बचत अच्छी खासी है, वहाँ की सरकार की बचत अच्छी खासी है, तो उस देश में क्या होता है, उत्पादन ज़्यादा होता है, उस देश में व्यापार ज़्यादा होता है, उस देश में मानव पूंजी का निर्माण अच्छा होता है, उस देश में शिक्षा तक लोगों की पहुँच होती है, स्वास्थ्य तक पहुँच होती है। तो इसलिए आय को बचत कर निवेश, जिससे आर्थिक विकास की गतिविधि तेज होती है। तो मैंने यहाँ लिखा आय को बचत कर, यानी कि आय में से बचत कर निवेश करने की जो प्रक्रिया है, निवेश की आपके पास जो प्रक्रिया है, जिससे क्या होगा, आर्थिक विकास या आर्थिक विकास को गति मिल जाती है। तो आय, हम क्या काम करते हैं, अपनी बचत करके निवेश बढ़ाते हैं, निवेश को बढ़ाते हैं। कहीं पे भी निवेश करो,
तो उससे हमें क्या होता है, और आर्थिक लाभ होता है, उससे हम और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ तक बताइए भाई, किसी को कोई परेशानी? आज तुम ये समझ लो, ये चैप्टर आपको आर्थिक इकोनॉमिक्स समझा देगा, और उसके बाद इकोनॉमिक्स आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। अब फिर पॉइंट आता है एक, मानव पूंजी भी मैंने लिखवाई होगी, नहीं लिखवाई होगी तो लिखवा दें। एक आता है पूंजी उत्पाद अनुपात। तो ये क्या चीज़ है? तो ये चीज़ क्या है कि उत्पादन की प्रति इकाई लागत में होने वाली कमी, उत्पादन की प्रति इकाई लागत में जो कमी होती है उसी को कहते हैं पूंजी उत्पाद अनुपात। मतलब आपके पास 3 लोग हो तुम, मान लो अर्णव तो कमाते, मतलब उत्पादन करते हैं 5 किलो चावल केजी चावल, इसका उत्पादन करने में अर्णव को लगते हैं मात्र 20 रुपये, और चावल बिकते कितने का, 40 पंजे 200 रुपये का ये चावल है। 20 रुपये उत्पादन में लगते हैं, तो इन्हें कितने रुपए बच जाते हैं, 180, क्योंकि इनकी लागत 20 रुपये है। अब मान लो सिंपी है, तो सिंपी क्या काम करती हैं, ये उत्पादन 5 किलो चावल उत्पादन करने में किलो में इनकी लागत लग जाती है 40 रुपये, 200 का चावल है, तो इनकी बचत कितनी होगी, 140। और ये अनीस है, ये 5 किलो उत्पादन में चावल में इनकी लागत आती है 60 रुपये, 200 रुपये चावल से कमाते हैं, बचत कितनी हुई आपके पास, 140, या सिंपी की 160 हुई। तो हमने ये बात देखी कि बचत किस व्यक्ति को ज़्यादा हो रही है, बचत ऊपर वाले व्यक्ति को ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि उनकी लागत कम है, प्रति इकाई चावल उत्पादन में उनकी लागत कम आ रही है। अगर मान लो इन्हीं की लागत 50 रुपये आती तो इनकी बचत कितनी हो जाती, 130 रुपये, सॉरी 180 है ना आपके पास, तो 100 मतलब अगर इनकी लागत 50 रुपये आती तो 150 रुपये इनकी बचत। तो ये जो पूंजी अनुपात है वो यही बताता है कि उत्पादन में होने वाली जो लागत है उसमें कमी को, यानी कि उत्पादन की प्रति इकाई में लगने वाली पूंजी की मात्रा को। अगर किसी भी देश में उत्पादन की प्रति इकाई में लगने वाली पूंजी की मात्रा ज़्यादा है तो फिर वहाँ उस देश में क्या होगा, उत्पादन कम होगा, और उत्पादन मान लो ज़्यादा हो भी गया तो वो बिकेगा नहीं, क्योंकि वो महंगा बिकेगा फिर। इसलिए तो भारत में शुरू में विदेशी कंपनियों के लिए मार्केट नहीं खोला। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो कंपनियां थीं उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास संसाधन नहीं थे, तो उनकी उत्पादन लागत ज़्यादा थी। यानी कि एक कप को उत्पादन करने में उन्हें लगते थे 10 रुपये, तो फिर कप की कीमत वो रखते थे 15 रुपये। और अगर विदेशी कंपनियों के लिए शुरू में बाजार खोल दिया जाता तो एक कप को उन्हें उत्पादन करने में लगते 7 रुपये, और फिर वो मार्केट में उसे बेचते 12 रुपये में। तो कप किसका बिकता, भारत का कि विदेश का? विदेश का बिकता। आज आप जो चाइना के इन्हें देखते हो सामानों को मार्केटों में, क्यों है इतने सारे? क्योंकि वहाँ उत्पादन लागत उन लोगों ने कम कर रखी है। ऐसा नहीं कम होती है, वहाँ की सरकार उन्हें सपोर्ट करती है, और इसलिए जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी वस्तुओं को कम दाम पर बेचते हैं, और इसलिए पूरे विश्व के अंदर चाइना के जो आपके पास आइटम है वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो सस्ते होते हैं। क्योंकि व्यापारी इस चीज़ को नहीं देखता है कि वो चाइना से माल आ रहा है कि भारत से आ रहा है। व्यापारी का काम होता है लाभ कमाना, तो वो चाहे चाइना से माल मंगाए या भारत से माल मंगाए या अमेरिका से माल मंगाए, उसका काम होता है लाभ कमाना, वो लाभ कमाना चाहता है। समझ में आई बात? तो अगर किसी भी देश में उत्पादन लागत ज़्यादा है तो फिर उस देश में कंपनियां भी निवेश नहीं करती। क्यों? क्योंकि कंपनियां जो होती हैं वो प्रॉफिट पर काम करती हैं। अगर मान लो मुझे पैसे ज़्यादा लग रहे हैं उत्पादन करने में, तो फिर मैं वहाँ क्यों इन्वेस्ट करूँगा? मैं ऐसे देश में इन्वेस्ट करूँगा ना जहाँ पे मेरी वस्तु को बनाने में कम पैसे खर्च हों। मान लो एक कप बनाने में भारत में आ रहा है 10 रुपये खर्चा, और इंडोनेशिया में आ रहा है आपके पास 5 रुपये खर्चा, और इंटरनेशनल मार्केट में मान लो इस कप की कीमत है 20 रुपये, तो यहाँ से प्रॉफिट होगा केवल 10 रुपये का, और यहाँ से प्रॉफिट होगा 15 रुपये का। तो जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो प्रॉफिट पर काम करती हैं, तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है?
यहाँ से इंडोनेशिया से, तो वो अपनी यूनिट भारत में नहीं लगाएंगे। आज जो चाइना मैन्युफैक्चर हब है वो क्यों है? क्योंकि चाइना ने जो अपने यहाँ बहुत सारे चेंजेस लाए इकोनॉमी में, लेबर ला उन्होंने डाइल्यूट कर दिए, थोड़ा वहाँ लेबर ज़्यादा सस्ती मिल गई उन्हें बिजनेसमैनों को, तो सारे बिजनेसमैनों ने अपनी फैक्ट्रियाँ कहाँ लगा दी? चाइना में। और ज़्यादातर प्रोडक्शन कहाँ होने लगा? चाइना में। फिर वहाँ से पूरे विश्व को डिस्ट्रीब्यूट। तो ये समझ में आया? आप कभी कभी आप बात करते होगे तो आप सुनते होगे कि खेती में कोई मुनाफा नहीं है अब, क्योंकि इतने उत्पादन नहीं होता जितनी लागत आ जाती है। तो जब लागत किसी भी चीज़ की बढ़ती है तो उससे उसका जो बचत है वो कम हो जाती है। आपने देखा होगा, बहुत लोगों को समाचारों में सुना होगा, टमाटरों को सड़क पर फेंकते हुए देखा होगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि टमाटर को उगाने में लागत आई 10 रुपये की। अब ये 10 रुपये का टमाटर उगाएगा और 5 रुपये किराया देगा, तब शहर में जाके बेचेगा। 15 रुपये तो इसका खर्चा ही आया, 5 रुपये और बढ़ा के 20 रुपये में शहर में बेचेगा। अब लेकिन मार्केट हो गया डाउन, टमाटर की मार्केट में कीमत हो गई 10 रुपये मात्र। अब बेचारे की उत्पादन में लागत आ गई 10 रुपये, 5 रुपये और ये देगा ले जाने के, तो 20 रुपये का टमाटर बिकेगा नहीं, वहाँ कीमत चल रही है 10 रुपये सिटी में, तो ये 15 रुपये 5 रुपये और एक्स्ट्रा हानि उठाएगा। तो इससे वो लोग क्या काम करते हैं कि टमाटर भर के तो ले गए ये मार्केट में, लेकिन क्या हुआ उससे? मार्केट में दाम गिर गए टमाटर के। तो ये सोचते हैं कि इससे बढ़िया इस टमाटर को घर ले जाने के लिए किराया देंगे 5 रुपये का, तो नुकसान हो जाएगा, इससे बढ़िया यहाँ पे इन्हें यहीं फेंक दीजिए, तो कम से कम नुकसान तो नहीं होने का, 10 रुपये जाएंगे। तो इसलिए आप चर्चा देखते होगे कि बहुत लोग सड़कों पर जो फेंक देते हैं। अब आई बात समझ में? अरे अब आ रही है आप लोगों के समझ बात की अर्थव्यवस्था कितनी जरूरी है पढ़ना जीवन में। तो इसे बोलते हैं आपके पास पूंजी उत्पादन। जो किसी भी देश में अगर पूंजी उत्पादन का अनुपात ज़्यादा होता है तो देश में निवेश क्या होगा? कम होगा। यहाँ और इसी का एक अगला रूप है पूंजी, वर्तमान पूंजी उत्पाद अनुपात। यानी होता ये पूंजी उत्पाद ही है लेकिन वर्धमान है, ठीक है नहीं, इंक्रीमेंटल है, बढ़ा हुआ। इसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। अगर किसी भी देश के अंदर ICOR ये शॉर्ट फॉर्म होती है, कभी भी तुमसे इकोनॉमी भाषा में कोई बात करेगा तो ये पूरा ये नहीं कहेगा हिंदी में कि वर्तमान पूंजी उत्पाद अनुपात, वो सीधा ICOR बोलेगा कि ICOR कितना है इस देश में, तो मतलब उस देश में उत्पादन में लागत कितनी आ रही है। तो जिस देश के अंदर ICOR कम होगा इसका मतलब वहाँ प्रति इकाई उत्पादन में लागत कम आ रही है, तो उससे क्या होगा? उत्पादन में पूंजी की लागत कितनी आएगी? कम आएगी। जब कम आएगी तो फिर उत्पादन ज़्यादा करेंगे लोग, फिर वहाँ क्या होगा? निवेश ही बढ़ेगा, बाहर की कंपनियां भी आके उत्पादन करेंगी क्योंकि सस्ता उत्पादन हो रहा है, तो उससे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है मार्केट में। भाई ये क्यों कहता है कि एप्पल जो है वो भारत में अपनी यूनिट लगाएगी? सरकार क्यों पीछे पड़ी रहती है? सरकार क्यों कहती रहती है कि भारत में आके लगाइए? क्यों? क्योंकि कोई भी जब यूनिट लगती है भारत में, कोई भी विदेशी निवेश होता है तो उससे रोजगार क्रिएट होता है। तो उससे मान लो एक कंपनी, एप्पल की कंपनी ने भारत में प्लांट लगा दिया और वो 1 लाख मोबाइल हर महीने बना रही है, तो ये मान के चलिए वो कम से कम 100 200 300 लोगों को रोजगार देगी। रोजगार बढ़ता है, निवेश बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, सरकार का टैक्स भी बढ़ता है। तो इसलिए सरकारें क्या काम करती हैं? निवेश पे ज़्यादा फोकस करती हैं और इसलिए हर सुविधा देने के लिए तैयार रहती हैं विदेशी कंपनी को। अब यही तो बात होती है कि अगर मान लो अगर आप इकोनॉमी पढ़े हुए नहीं होते तो आप क्या काम करते? अगर एकदम तुम अडानी अंबानी को गाली देने लगोगे कि मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, सूत्रे ने बेच दिया अडानी को, देश को, और ये वो है। लेकिन भैया एक बात ये भी तो बताइए कि अगर ये व्यापारी लोग नहीं होंगे तो देश चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा।
सरकार को टैक्स कौन देता है? सरकार को टैक्स कौन देता है? यही लोग तो भरते हैं टैक्स। इन लोगों ने 10 यूनिट लगा रखी हैं, तो वहाँ रोजगार किसे मिल रहा है? तभी तो रोजगार मिल रहा है, हजारों लोग इनके रोजगार करते हैं। कोई सरकार सभी लोगों को सरकारी नौकरी कोई नहीं दे देगी। और फिर एक और चीज़ होती है कि भाई आपके पास पैसा है नहीं, ठीक है, मतलब आप जो चिल्लाते हैं इतना लोग, भाई तुम्हारे पास पैसा है नहीं, सरकार को तुम टैक्स भर नहीं रहे और फ्री का राशन खा रहे हो, तो ये राशन कहाँ से आएगा आप ये बताओ। और सरकार से कह रहे हो कि एमएसपी बढ़ाइए, एमएसपी बढ़ाइए, खरीद मूल्य बढ़ाइए गेहूं का, धान का। तो जब सरकार तुम्हारे मूल्य को, धान गेहूं को खरीदेगी अच्छे मूल्य पर, तो कहाँ से लाएगी पैसा वो खरीदने वाला? सरकार क्या काम करती है, जो आपसे खरीदती है उसी को फिर ये जो आपके पास पीडीएस सिस्टम चला रखा है, गाँवों में जो गेहूं चावल मिलते हैं उसके रूप में उसे दे देती है लोगों को फ्री में। तब पता चला कि किसी भी देश में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बिजनेसमैन का भी होना जरूरी है। जितना जरूरी किसान का होना है उतना जरूरी बिजनेसमैन का भी होना है। इसलिए सारी सरकारें जीव निकाल कर निवेश लाने के लिए भागती फिरती रहती हैं कि हमारे यहाँ आइए, निवेश कीजिए। केजरीवाल क्यों जा रहे थे सिंगापुर? यही सारा कारण तो है निवेश का, क्योंकि जहाँ जब निवेश होता है तो वहाँ डेवलपमेंट होता है, रोजगार बढ़ता है। तो जिस देश में आईसीआर कम होता है तो उस देश में पूंजी की लागत जो है कम आएगी, देश में उत्पादन में, तो उत्पादन बढ़ेगा वहाँ। जब लागत कम आएगी तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन अगर बढ़ेगा तो निवेश भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। क्योंकि जब वहाँ लागत कम आ रही है तो विदेशी कंपनी आकर अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएंगी। लेकिन जिस देश में अगर ये ज़्यादा है, जो अल्पविकसित देश होते हैं, जहाँ पर संसाधनों की कमी होती है, अच्छी रोडें नहीं होती, अच्छी, मतलब ऐसा कोई ना होता है कि ये कंपनी आके एकदम निवेश कर देती हैं, लो हमने इस क्षेत्र में आके फैक्ट्री लगा दी, काम शुरू। इस सरकार से बहुत छूट लेती हैं, सरकार से पहले ही ये व्यवस्था करवाती हैं, इस क्षेत्र में पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, इस क्षेत्र में बिजली की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, इस क्षेत्र में और सारी सिक्योरिटी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। पतला फैक्ट्री लगा दी और लोग घुस गए, ज़बरदस्ती लूट ली फैक्ट्री, ठीक है नहीं, तो वहाँ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, तब फैक्ट्रियाँ लगती हैं। ऐसा नहीं लगती हैं कभी जैसे तुम सोचते हो कि लोगों ने आया पैसा लगा दिया। कई कई वर्ष लग जाते हैं, पहले ज़मीन देखी जाती है, फिर वहाँ पर जो संसाधन है उनके बारे में देखा जाता है, तब फैक्ट्रियाँ लगती हैं। तब सरकार इन लोगों को काफ़ी छूट देती है, सरकार इन्हें सब्सिडी तक देती है कि आप ऐसा कीजिए, फैक्ट्री लगा लीजिए, तो शुरू के 3 साल जो है हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार, मतलब विदेशी कंपनियों को तो नहीं देगी, लेकिन भारत के जो स्टार्टअप है उन्हें तो देती है, क्योंकि उसे पता है जब फैक्ट्री लगेगी तो रोजगार मिलेगा लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप ये बताइए भाई, दूसरे की जेब से पैसा निकालना कितना मुश्किल काम होता है? दूसरे की जेब से पैसा निकालना कोई आसान काम कोई ना होता है। जो निवेश तुम्हारे देश में कर रहा है वो, उसकी जेब में पैसा है, अब तुम अपने देश में इन्वेस्ट कराना है उसे, तो ऐसे कोई ना दे देगा वो इन्वेस्ट कर देगा। आप पहले उसे काफ़ी छूट दोगे, उसके साथ वार्तालाप करोगे, उसे सारी फैसिलिटीज़ दोगे, तब कहीं जाके वो पैसा देगा, तब यहाँ निवेश करेगा। तो चूंकि अमेरिका ये पैसे वाले देश हैं, इसलिए यहाँ की कंपनियाँ जो है वो भारत में निवेश करने के लिए सरकारें बहुत छूट देती हैं उन्हें। और यहाँ हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग, कि वो कहते हैं कि मोदी ने देश को बेच दिया, मोदी ने अडानी को बढ़ा दिया, अंबानी को बढ़ा दिया, तो भाई वो भी मजबूरी है, इसलिए सरकार उन्हें हेल्प करती है। गांधी जी भी क्यों लेते थे उद्योगपतियों का साथ? गांधी जी जानते थे कि उद्योगपति तो पैसा खर्च करेगा, कोई तो फैक्ट्री लगाएगा, तभी तो रोजगार बढ़ेगा। भारत का विकास क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमारे लोगों के पास पैसा ही नहीं था फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए। हम लोग तो गरीब लोग थे, पर 2 जून की रोटी सही से मिल रही थी, पैसे नहीं थे लोगों के पास। पूरे भारत में 10-20 लोगों के पास पैसे थे, तो आज भैया वो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला हैं, उन्होंने पैसे लगाया, फैक्ट्रियाँ लगाई और मुनाफा कमाया। और हमारे 90% जनसंख्या के पास पैसा था नहीं, तो वो बेचारे अपने जीवन को काट रही है। और इतना हुआ कि जो मध्यम वर्ग उभरा,
सरकारी नौकरी मिल गई किसी को, छोटा मोटा व्यापार कर लिया, उसने अपने बच्चे पढ़ा लिए, वो बच्चे नौकरियों पर लग गए तो उनके पास पैसा आ गया। लेकिन वो नौकरी पर लग गए तो नौकरी ही उनके दिमाग में घुसी हुई है, तो वो अपने बच्चों को भी नौकरी पर लगाना चाहते हैं। बिजनेस का माइंड किसी का नहीं है। बिजनेस का जो माइंड है वो उन्हीं लोगों का है जिनके पास पैसा है खूब। समझ रहे हैं? इसलिए हमारे देश में जो ये मैन्युफैक्चर कल्चर है वो डेवलप नहीं हो पाई। क्यों? हमारे यहाँ उद्योग का निर्माण नहीं लग पाया उस मुकाबले, जिस मुकाबले जनसंख्या यहाँ है, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो इस समझ में आया, जिस देश में पूंजी की लागत ज़्यादा होगी तो वहाँ पर फिर उत्पादन ज़्यादा नहीं होगा, लोग अपनी फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, और जब लोग अपनी फैक्ट्री नहीं लगाएंगे तो फिर निवेश नहीं आएगा। निवेश भी क्या होगा वहाँ पर? कम होगा। जब फैक्ट्री नहीं लगेगी, निवेश नहीं लगेगा, तो अर्थव्यवस्था का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। उस देश की इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उस देश के लोगों का रहन सहन कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? जब लोगों को रोजगार ही नहीं मिलेगा। उस देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, जैसे पाकिस्तान में फैल जाती है अव्यवस्था। उस देश में सरकारें चेंज होती हैं, उस देश में सेना सरकार पर कब्जा कर लेती है। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो इतना कीजिए, और अभी तो काफ़ी है समझाने को, आज केवल इतना ही कीजिए तुम लोग, ठीक है? और ये कल समझा देंगे। कल पढ़ के आना मगर इसे ज़रूर, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज तुम्हें लग रहा होगा कि यार वास्तव में इकोनॉमी सब्जेक्ट जो है